हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सिमरन जम्वार एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए या आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर की ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, 1 to 3 टॉपिक हमने उसमें कर लिए हैं। तो वो वीडियो देखना इस वीडियो से पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो ये टॉपिक 4 से स्टार्ट होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टॉपिक 4 जो है उसका नाम है डिड वुमेन्स हैव अ रेवोल्यूशन। क्या वुमेन्स ने कोई रेवोल्यूशन किया? जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि वुमेन्स ने अपना एक क्लब बना लिया था। तो वैसे ही जो वुमेन्स थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी इवेंट्स में जो कि होते थे। तो इसी चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा चेंज लाया था फ्रेंच सोसाइटी में। तो वुमेन्स जो हैं वो इतने अच्छे से इन्वॉल्व खुद को इसलिए करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उनका जो उनके साथ जो व्यवहार होता है वो क्या हो, इम्प्रूव हो। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। सो कुछ वुमेन्स को क्या करना पड़ता था, थर्ड स्टेट्स की वुमेन्स को मेनली क्या करना पड़ता था, काम भी करना पड़ता था जीने के लिए। जैसे कि फूड्स को सेल करना, फ्रूट्स को सेल करना, फ्लावर्स को सेल करना, वेजिटेबल्स को सेल करना, डोमेस्टिक सर्वेंट किसी के घर में काम करना। तो बट जो नॉबल लोग थे उनको जैसे कि अधिकार था पढ़ने का। ऐसे इन वुमेन्स को अधिकार नहीं था कि वो पढ़ सकती हैं या कहीं भी जॉब कर सकती हैं। और जो वर्किंग वुमेन्स थी, थर्ड स्टेट्स की जो वर्किंग वुमेन्स थी, वो क्या करती थी, घर का भी पूरा कामकाज देखती थी। अगर वो किसी के घर में काम करती हैं या कोई भी काम करती हैं, उनकी ये भी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने घर का भी सारा देखभाल करें। बट जो वो काम करती थी किसी के घर में भी, तो जो उनके वेजेस होते थे, जो उनको पैसे मिलते थे, वो क्या होते थे, कम होते थे एज़ कम्पेयर टू द मैन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ्रेंच की करेंसी का क्या नाम है। सो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्ट देयर ओन पब्लिक क्लब्स। डिस्कस करने के लिए अपने इंटरेस्ट को वुमेन्स ने क्या किया, अपना क्लब और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। 60 वुमेन क्लब्स जो थे वो अलग अलग फ्रेंच सिटीज़ में थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस वाला कौन सा था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन्स जो था वो सबसे ज़्यादा फेमस था। अब इनकी एक डिमांड ये थी कि उनको भी पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए जैसे आदमी लोगों को मिले हुए हैं। वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि अ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, रिड्यूस देम टू अ पैसिव सिटीजन्स। वो उनको क्या कहता था, पैसिव सिटीजन्स कहता था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। अब ये क्या डिमांड करती थी कि हमें भी वो राइट हो वोट देने का, इलेक्टेड टू द असेंबली, हम भी असेंबली में जाएं, अब डिस्कस करें, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस हम भी क्या करें, होल्ड करें, हम भी पोजीशन किसी पोजीशन पे आएँ। बट ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तो वो उनको लगता था कि अगर वो कोई डिमांड ही नहीं करेंगी तो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो नहीं पहुंचेंगे गवर्नमेंट तक। तो इसलिए वो क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इन द अर्ली ईयर्स में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उनके लिए लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अगर प्रोटेस्ट नहीं करती तो उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती गवर्नमेंट तक। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए लॉज बनाए जिसमें इनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होने लगी। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो स्कूलिंग जो थी वो कंपल्सरी होगी हर एक लड़की के लिए। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स दैम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अगर उनका मन नहीं है शादी करने का तो उनका फादर उनको फोर्स नहीं कर सकता। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अ फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स जो है वो भी लीगल मान दिए गए थे। कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ, जो कि आदमी भी कर सकता था और वुमेन्स भी जो है अप्लाई कर सकती थी। वुमेन्स को भी ट्रेनिंग मिलने लगी अब जॉब्स की, जैसे कि आर्टिस्ट या फिर स्मॉल स्मॉल बिजनेस वो जो रन कर सकती हैं। सो वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पोलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। बट उनका जो स्ट्रगल था वो ख़त्म नहीं हो गया कि उनको ये चीज़ों मिल रही हैं करने के लिए, तो उनका ख़त्म हो गया। ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग इंक्लोजमेंट ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो क्या हुआ, जब हमने देखा वहाँ पे रीजन ऑफ टेरर में क्या, जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को और उनके जो क्लब थे उनको बंद कर दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स आर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एंड एग्जीक्यूटेड। बहुत सी वुमेन्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया था। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं 200 ईयर्स के लिए जो वुमेन्स का स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा था कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी के
में क्या हुआ था, जो उनका एक वोटिंग फाइट फॉर वोट जो था वो एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट में बदल गया था, जो एक सिंपल उनका मूवमेंट था। एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वर केप्ट अलाइव एज एन इंस्पिरेशन मेमोरी, जो इनकी एग्जाम्पल दी जाती है कि ऐसा वुमेंस ने तब किया था, तो ये एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एक्टिविटी जो वुमेंस ने तब की थी। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रेंच वॉन द राइट टू वोट, तो 1946 में फाइनली वुमेन्स को क्या मिल गया, हक मिल गया वोट देने का। अब फिफ्थ जो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी क्या, स्लेवरी मतलब कि जैसे लोगों को स्लेव्स बना के रखा जाता था कि अब बहुत ये बड़ा ज़्यादा बिजनेसमैन है, इसके अंडर जो है वो स्लेव्स काम करते हैं, इसका मन करता है तो उनको खाना पानी देता, नहीं करता तो नहीं करता, नहीं देता। सो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रीजन वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनी। सो एक जैकोबिन जो रीजन था उसका एक मोस्ट रेवोल्यूशनरी जो रिफॉर्म था वो क्या था कि उन्होंने एबॉलिश कर दिया था स्लेवरी को। द कॉलोनीज इन द कैरिबिन, जो कॉलोनीज थी जैसे कि सैन डोमिंगो, ग्वाडिलोप वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स टू कमोडिटीज सच एज टोबैको। ये जो कॉलोनीज थी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी किनकी, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी की। बट द रिटर्न ऑफ द यूरोपियन टू गो एंड वर्क इज़ अनफेमिलियर लेड मीन्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। बट अगर जब इन्होंने ये सब बंद कर दिया कि स्लेवरी नहीं होगी तो इनकी शॉर्टेज होने लगी। दिस वॉज मेंट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो अब वो क्या करते थे, ट्रायंगुलर ट्रेड करते थे, किसके बीच में, यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में और अमेरिकन के बीच में। स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी में। ये जो ट्रेड था वो शुरू हो गया था। फ्रेंच मर्चेंट्स जो है वो क्या करते थे, सेल करते थे अपने स्लेव्स को नेटेंस टू द अफ्रीकन कोस्ट में ले जाते थे, फिर वहाँ से वो स्लेव्स लाके कहाँ से लाते थे, फ्रॉम लोकल चीफ ट्रेन से लाते थे। फिर उनको कितना टाइम लगता था, 3 months लग जाते थे उनको अटलांटिक टू कार्बियन में पहुंचने में। सो देयर वर सोल्ड। अब फिर वो क्या करते थे, वहाँ से उनको लाके सोल कर देते थे प्लांटेशन ओनर्स को। जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी स्लेव्स की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट ऑफ शुगर, और जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी स्लेव्स की, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बड़े पैमाने पे होती रही, क्योंकि अगर स्लेव्स को वो एक्सप्लॉइट नहीं करते थे तो उनकी जो डिमांड थी, ग्रोइंग डिमांड थी यूरोप में मार्केट में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की, वो फुलफिल मीट नहीं करती थी। पॉर्ट सिटीज़ लाइक नेट्स ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। तो थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देर वॉज अ लिटर क्रिटिसिज्म। 18th सेंचुरी में क्रिटिसिज्म होने लगा कि स्लेवरी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। नेशनल असेंबली ने बहुत सी डिबेट्स की कि अब राइट टू मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू द फॉर सब्जेक्टिंग ड्यूटी दीज इन द कॉलोनीज़ की, ये जो राइट टू मैन है वो इन कॉलोनीज़ पे भी होना चाहिए। बट ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ क्योंकि इनको फेयर था कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं ये कहीं इनका साथ ना छोड़ दें, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन्स का क्या था, प्रॉफिट होता था जब इनको स्लेव ट्रेड होता था। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं जो उनकी इनकम जो है वो किस पे थी, स्लेव ट्रेड पे थी। सो इट वॉज फाइनली इन कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेशन टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच। तो ये 1794 में हुआ कि जब सब स्लेव्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। हैव टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर, 10 साल के बाद नेपोलियन ने फिर से माना कि ये जो लॉ था वो सिर्फ 10 साल के लिए ही क्या हुआ, लागू हुआ। बट जो नेपोलियन जब फ्रांस में आए उन्होंने क्या कर दिया, फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि प्लांटेशन ओनर्स इन स्लेव्स के बिना कुछ भी नहीं है। अफ्रीकन नेग्रियोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते थे, इनको ये जो ट्रेड थे वो करते थे। तो स्लेवरी जो है वो फाइनली फ्रांस कॉलोनी में कब बैन हुई थी, 1848 में, आपको याद रखना है। अब ये जो है सिक्स्थ वाला, ये है लोगों का रेवोल्यूशन और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो क्या अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि क्या जो पॉलिटिक्स थी उसने लोगों के डेली लाइफ थी उसको चेंज कर दिया, लोगों का कपड़े पहनने का ढंग, उनका बोलने का हक, उनका बुक्स दे रीड, उनकी बुक्स जो वो रीड करते थे, क्या उन्होंने ये सब चीज़ें जो है वो चेंज कर दी। तो ईयर्स 1789 इन फ्रेंच सॉ मैनी सच चेंजेस, ऐसा चेंजेस हुआ था जो कि सबके लाइफ में आया, ये नहीं था कि सिर्फ मैन वुमेन चिल्ड्रन की, इन तीनों की लाइफ में जो चेंजेस थे वो आ गए। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अप ऑन themselves टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी। जो रेवोल्यूशन गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, ऐसे लॉज पास करती थी जो किसको
मेरे होते हैं आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी into everyday practice. So some important law जो हैं that came into effect soon after the storming of Bastille, इसके ख़त्म होने के बाद जो 1789 में हमने देखा कि abolish हो गया, उसके साथ एक important लॉ आया जिसका नाम था abolition of censorship. अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि censorship होती क्या है. सेंसरशिप जो है वो किसके ऊपर लगाई जाती है, प्रेस के ऊपर लगाई जाती है, हमारी मीडिया के ऊपर ये सेंसरशिप जो है वो लगाई जाती है. इसमें क्या होता है कि जो किंग होता है वो सारे जो मीडिया वाले होते हैं इनको क्या कर लेता है, अपने अंडर कर लेता है, और जो भी ये चीज़ छापेंगे न्यूज़पेपर में वो उसको किंग का परमिशन चाहिए होगा. बेसिकली सिंपल मीनिंग में ये किंग के अगेंस्ट कुछ नहीं छाप सकते. बट इन ओल्डन टाइम और रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज बुक्स जो भी थे उनको क्या चाहिए होता था, परमिशन चाहिए होती थी किसकी, किंग की. सब सेंसर करने से पहले. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच. बट ये जो अभी लॉ बनाया था वो क्या कहता था कि हर एक सिटीजन को हक है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, टू बी ए नेचुरल राइट. नेचुरल राइट के बारे में हमने पढ़ ली है वीडियो 1 में. न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स, अब ये क्या करते थे, ऑपोजिशन के व्यूज़ भी दिखाते थे. दे ऑल आर डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस में. जितने भी इवेंट्स जो हैं चेंजेस होते थे फ्रांस में, ये सब जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचाते थे. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेन द ओपोजिशन व्यूज़. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, अगर प्रेस को फ्रीडम है तो वो क्या कर सकती है, ओपोजिशनल व्यूज़ भी दिखा सकती है. जैसे अगर कोई किंग अगर सेंसरशिप लगी हुई है तो सब कुछ जो किंग कोई भी लॉ निकालेगा तो मीडिया उसके फेवर में ही क्या करेगी, अपना लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी. बट अगर मीडिया को क्या है, फ्रीडम है कि वो कुछ भी छाप सकती है, तो जो लॉ किसने बनाया है, किसी भी किंग ने बनाया है, उसका जो क्रिटिसिज्म है मीडिया उसको भी लोगों तक दिखाएगी. सो ईच साइड सॉट टू कन्वेंशन एंड अदर इट्स पोजीशन टू द मीडियम ऑफ प्रिंट. प्रिंट भी होने लगा. सॉन्ग्स जो हैं, फेस्टिवल्स जो हैं, प्लेस जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ लोगों को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि अब वो फ्री थे, कुछ भी वो छाप सकते थे. दिस वॉज वन वे दैट कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिफाइड्स. तो ये एक वे था कि जिससे हमें पता लगता है कि लोगों में लिबर्टी, जस्टिस, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स कहते थे या फिर जो उन्होंने लिखी थी वो चीज़ें, वो सच में हो रही हैं. तो ये चीज़ें जो हैं जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, ये जो ऐसे आइडियाज़ थे, ये एक टेक्स्ट में लिखे गए थे कि फिलोसोफर की जो फिलोसफीज़ थी वो, तो लोग क्या करते थे, इनको पढ़ते थे. अब पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंट भी होता था. अब कंक्लूजन में क्या है, अब 1804 में नेपोलियंस जो थे क्राउड हिमसेल्फ एम्परर. अब जो नेपोलियन था उसने क्या किया, खुद को क्या बना लिया, राजा बना लिया. और ही सेट आउट यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजिंग, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनकी जो डायनेस्टीज़ थी उसको भी ख़त्म करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे राजा बनवा दिया. नेपोलियन सॉ हिज रूल एज मॉडर्नाइजर्स ऑफ यूरोप. ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज. उसने बहुत से लॉज जो हैं वो अच्छे अच्छे लॉज भी उसने निकाले, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. जैसे कि अगर किसी के किंग के महल में अगर 1 किलो की वैल्यू 1 किलो होती है, तो एक नॉर्मल इंसान के मार्केट में भी 1 किलो की वैल्यू 1 किलो ही होगी, उससे ज़्यादा या कम उससे नहीं होगी. तो ये कुछ अच्छे लॉज जो हैं वो उन्होंने निकाले. इनिशियली मैनी नेपोलियंस एज अ लिबर्टी हु वर बीइंग फ्रीडम फॉर द पीपल. इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन जो है उन्होंने क्या लाया है, फ्रीडम ऑफ पीपल लाई है. बट सून द नेपोलियन आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. तो बट कहीं कुछ जगह जो है वो उसकी आर्मी वो जो थी वो फोर्सफुली लोगों पे दबाव डालती नजर आई. ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू में. वो फाइनली 1815 में जो नेपोलियन था वो क्या हो गया, डिफीट हो गया. मैनी ऑफिस, बट उसके जो कुछ मेजर्स थे, जैसे कि लिबर्टी का आइडिया, मॉडर्न लॉ जो उसने लाया था प्रॉपर्टी वाला, वो जो है अभी भी रह गए थे और लोग उसको क्या करते थे, फॉलो करते थे. आइडिया जो था डेमोक्रेटिक राइट व द इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ये इंपॉर्टेंट थी जिसके लिए मेनली जो है वो रेवोल्यूशन कर रहे थे. तो ये स्प्रेड हुआ फ्रांस से पूरे यूरोप में, और जो फ्यूडल सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया. अब फ्यूडल सिस्टम में आपको फिर से बता देती हूँ कि क्या होता है. फ्यूडल सिस्टम होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है, वो अपनी ज़मीन जो है वो किसको देता है, किसी पीजेंट को देता है कि वो उस पर क्या करे, काम करे, और उसका मन करेगा तो उसमें से उसको शेयर देगा, नहीं तो नहीं. अब colonized people revoking the idea of freedom from bandage into their movement to create a sovereign nation state. So टिप्पू सुल्तान और ये जो राम मोहन रॉय, द टू एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी सिस्टम्स. तो इन्होंने क्या किया, इस आइडिया को सपोर्ट किया और इस आइडिया को रिस्पॉन्ड किया. तो विद दिस ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट
हो गया है, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी की तरह में बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैं आपको डालती रहूँगी ये वीडियो। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अब आपको पता है एक बात बच्चों मेरी याद रखो, अब आपको पता है कि आपने आगे बोर्ड के पेपर देने हैं ना, आपने आपके बोर्ड के पेपर, अगर आपके बेशक 9th में आपके स्कूल में पेपर नहीं होंगे बट आपने 10th में बोर्ड के पेपर देने ही देने हैं। तो ढील बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बेशक अभी आप ऑनलाइन पेपर दे दोगे जैसे मर्जी करके, लेकिन बोर्ड के पेपर जो हैं, मेन जो साल है आपका, वो आपने उसके पेपर स्कूल में जाके ही देने हैं। तो अब उसी तरीके से पढ़ाई करिए कि 10th में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ और प्रिकॉशंस जो हैं वो लेते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।